हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम विश्व के महानतम सम्राट अशोक के विषय में चर्चा करेंगे, जो मौर्य सम्राट था। और जैसा कि आप जानते हैं कि अशोक मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और बिंदुसार का पुत्र था। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिंदुसार के जो 16 रानियाँ थी और उनके 101 पुत्र थे। और उन पुत्रों में है वो जो दीपवंश और महावंश है, उसमें अशोक के जो बिंदुसार के 3 पुत्रों के नाम मिलते हैं, जो 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 जिसमें सुसीम है, अशोक और तिस्य है। इन दोनों के नाम मिलते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि तिस्य और अशोक 2 सगे भाई थे। और किस प्रकार अशोक है वो अपने 99 भाइयों, जो सौतेले भाई थे, उनकी हत्या करके है वो शासक बनता है। अब इसमें कितनी सत्यता है, बौद्ध ग्रंथों में इस बात की उल्लेख मिलती है, ये एक शोध का विषय है। लेकिन अशोक को शासक बनने के लिए है वो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा। और क्योंकि वो विभिन्न जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें अशोक का जो भाई सुसीम है उसका भी उल्लेख मिलता है। और अशोक, जैसा कि आप जानते हैं कि शासक बनने से पूर्व है उज्जैनी का गवर्नर था, और सुसीम है वो तक्षशिला का गवर्नर था। तो अशोक के प्रारंभिक जीवन के विषय में है और अशोक की उपलब्धियों के विषय में है वो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अशोक के विषय में जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो अशोक के विषय में जानकारी के जो स्रोत हैं वो बौद्ध जो ग्रंथ हैं और विभिन्न साहित्यिक साक्ष्य भी हैं, जिसमें बौद्ध ग्रंथ है वो प्रमुख रूप से माने जाते हैं। इसके अलावा जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनसे भी है वो अशोक के विषय में जानकारी मिलती है, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्यों में जो स्कंदगुप्त का अभिलेख है या जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का, उससे हमें जानकारी मिलती है। लेकिन पुरातात्विक अशोक के विषय में जानकारी का जो सबसे जो प्रमाणिक और विश्वसनीय जो स्रोत हैं, जिससे अशोक के विषय में है वो काफ़ी जानकारी मिलती है, वो अशोक के स्वयं के द्वारा जो अभिलेखित है, वो जो अभिलेख हैं, उनसे अशोक के विषय में जानकारी मिलती है। तो अशोक के जो अभिलेख, जैसा आप जानते हैं कि भारत के प्राचीनतम और सर्वाधिक सुरक्षित और तिथियुक्त है वो आलेख हैं। और ये जो अभिलेख हैं वो शिलाओं पे, स्तंभों पे और गुहाओं पे हैं वो उत्कीर्ण कराए गए। तो अशोक के जो ये अभिलेख हैं वो 5 प्रकार के माने जाते हैं। एक शिलाओं पे उत्कीर्ण अभिलेख हैं, जिनको 2 भागों में विभाजित करते हैं, जो चतुर्दश शिलालेख और जघु शिलालेख। और इसी तरह से जो स्तंभ लेख हैं उनको भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें एक प्रकार से दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख है और एक गुहा लेख है। तो इस प्रकार अशोक के अभिलेखों को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वो प्राकृत है, अर्थात पाली है। लेकिन अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। लेकिन इसके अलावा आरमाइक लिपि के अंदर है, और जो जैसे ये अशोक के अभिलेख है वो ब्राह्मी, आरमाइक, खरोष्टी और यूनानी लिपि में लिखे गए हैं। अधिकांश है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। लेकिन जो शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के जो अभिलेख हैं वो खरोष्टी लिपि में हैं। और तक्षशिला और लगमान के जो अभिलेख हैं, वहाँ से अभिलेख जो प्राप्त होते हैं वो आरमाइक लिपि में हैं। जबकि कंधार में एक अफगानिस्तान के अंदर एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो 2 भाषाओं में है, और एक तरह से जिसमें यूनानी भाषा और उसका जो एक आरमाइक जो भाषा है उसके अंदर है वो जो द्विभाषिक जो लेख है वो हमें कंधार अभिलेख है, जिसको द्विलिपि अभिलेख भी हम कहते हैं। और एक तरह से जो सरेपुना अभिलेख भी इसको कहा जाता है, जो खरोष्टी और यूनानी के अंदर है। तो इस तरह से अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वो प्राकृत है, या पाली हम कह सकते हैं, जिसमें अधिकांश ब्राह्मी लिपि में है। लेकिन जो मैंने जैसे बताया कि शाहबाजगढ़ी और मानसेरा है, जो 2 अभिलेख जो पाकिस्तान से हमें मिले हैं, वो एक प्रकार से जैसे आप जानते हैं कि खरोष्टी लिपि में है। और लेकिन जो अफगानिस्तान से जो तक्षशिला और लगमान का जो अभिलेख है वो एक आरमाइक लिपि के अंदर है वो मिलते हैं। और कंधार अभिलेख है वो 2 भाषाओं के अंदर वो मिलता है, यूनानी और आरमाइक भाषा के अंदर है। तो देखिएगा, अशोक के जहाँ तक अभिलेखों की हम बात करें तो अशोक के अभिलेखों से अशोक की जो राजनीतिक जो पॉलिसीज़ है, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ के बारे में जानकारी मिलती है, उनके साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है, लिपि के विकास की जानकारी मिलती है, अशोक के समय की आर्थिक समृद्धि के बारे में और उसका
प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में जानकारी मिलती है, अशोक की फॉरेन पॉलिसी है, जैसे की जो सांस्कृतिक नीतियाँ उसके बारे में जानकारी मिलती है, और वर्तमान में अशोक की क्या रिलेवेंस है उसके बारे में भी हम अशोक के अभिलेखों से वो पता लगा सकते हैं। तो ये जो अशोक के अभिलेख हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक के अभिलेखों में केवल अशोक की जो मास्की, गुजरात, निटूर और उदयगोलम, ये जो 4 अभिलेख हैं उसमें अशोक का नाम मिलता है, जिसमें सबसे पहले जो मास्की अभिलेख में अशोक का नाम हमें मिलता है। लेकिन बाकी के जो अभिलेख हैं उसमें अशोक की उपाधियाँ, देवानाम प्रियदर्शी है वो उपाधि मिलती है, या विभिन्न प्रकार की जो उपाधि है वो हमें देखने को मिलती है। तो मैंने आपको बताया कि अशोक के अधिकांश अभिलेख है उसमें अशोक का नाम नहीं मिलता है। केवल मास्की, गुजरात, निटूर और उदयगोलम में जो अशोक के लघु जो शिलालेख हैं उसमें अशोक का नाम मिलता है। अन्य जो अभिलेख हैं उसमें देवानाम प्रियदर्शी, जब देवानाम प्रियदर्शी राजा है वो कहा गया अशोक को है। और जो कुछ अभिलेख है जिसमें अशोक का की उपाधि है वो केवल देवानाम प्रिय वो मिलता है। लेकिन जो भाब्रू अभिलेख है, जो विराट अभिलेख जिसको हम कहते हैं, उसमें अशोक को है वो प्रियदर्शी राजा या प्रियदर्शी राजा वो कहा गया है। और बौद्ध ग्रंथों के अंदर अशोक को है वो प्रियदर्शी वो कहा गया है, और एक तरह से प्रिय दर्शन कहा गया कि हालांकि अशोक है वो देखने के अंदर कुरूप था, लेकिन उसके कार्य इतने अच्छे थे इसलिए इसको देवताओं का प्रियदर्शी राजा है के नाम से संबोधित किया गया है। जो विभिन्न बौद्ध ग्रंथ है उसमें अशोक को है वो धर्माशोक भी कहा गया है। पुराणों में कहीं के अशोक को अशोकवर्धन भी कहा गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अशोक के की जो उपाधि है, जो प्रियदर्शी है, वो ज़्यादा एक तरह से है वो जो एक तरह से ज़्यादा पॉपुलर है वो हमें जान पड़ती है। जहाँ तक अशोक को, जैसे मास्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध साकी भी कहा गया है, विष्णु पुराण में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है, जबकि भाम्रू अभिलेख में जैसे मैंने बताया वहाँ अशोक को है वो मगधराज भी कहा गया है। और एक तरह से क्या है कि जो 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 13वें शिलालेख है उसके अंदर अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। बराबर की जो गुहा है वहाँ पर है जो 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 अशोक के अभिलेख मिलते हैं वहाँ प्रियदर्शी राजा कहा गया है। तो इस तरह से अशोक का जो एक तरह से क्या है कि उपाधि है वो अशोक के अभिलेखों में है, वो या विभिन्न जो ग्रंथ हैं उनमें उपाधियाँ ज़्यादा मिलती है, नाम वो कम मिलता है, नाम केवल 4 अभिलेखों के अंदर मिलता है। तो अशोक के जो अभिलेख हैं उसके बारे में ये भी जानना ज़रूरी है कि अशोक के जो अभिलेखों के जो प्रस्तर हैं, जो पत्थर हैं, वो लाल बलुआ पत्थर वो मिर्ज़ापुर से हैं वो मंगाए जाते थे, या मिर्ज़ापुर के पत्थरों का प्रयोग में लाया गया था। और अशोक के इन अभिलेखों को भिन्न भिन्न स्थानों के अंदर है वो स्थापित किया गया। इसका मतलब अशोक के अभिलेखों का जो वजन है वो लगभग 50 से 55 टन था, और एक तरह से हम कहेंगे कि 35 से 55 फीट ये ऊंचे भी हमें दिखाई देते हैं। तो इन अभिलेखों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना आसान काम नहीं था। इसका मतलब परिवहन की अच्छी व्यवस्था थी अशोक के शासनकाल में। अशोक के अभिलेखों के बारे में यदि हमें ये भी जानना जरूरी है कि इन अभिलेखों को सर्वप्रथम खोज करने का कार्य वो टिफेन तेलर ने किया, और टिफेन तेलर ने सबसे पहले 1750 में है वो अशोक के अभिलेखों की खोज की, और सबसे पहले वो दिल्ली मेरठ स्तंभलेख है उसकी खोज की। और जहाँ तक अशोक के अभिलेखों की पढ़ने का हालांकि भारत के जैसे प्राचीनतम अभिलेख है वो सिंधु घाटी सभ्यता के माने जाते हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है। लेकिन अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जो पढ़ने का कार्य है वो 1837 में है, जो जेम्स प्रिंसेप है उन्होंने सबसे पहले वो अशोक के अभिलेखों को है वो पढ़ा। और सबसे पहले जो दिल्ली टोपरा जो स्तंभलेख है उसको जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा, और ये टोपरा नामक स्थान से जो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के अंदर है वो दिल्ली में स्थापित है वो किया गया था। और ये अभिलेख है वो जो हिंदू यूनानी जो द्विभाषिक जो एक तरह से भाषा और के आधार पर है, इस अभिलेख को है वो एक तरह से पढ़ा गया। तो देखिएगा अशोक के अभिलेखों की हम जब बात करें कि अशोक के अभिलेखों को 5 भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहले जैसे हम दीर्घ शिलालेख की हम बात करें तो दीर्घ शिलालेख जिसको चतुर्दश शिलालेख भी कहा जाता है। तो चतुर्दश शिलालेख का तात्पर्य यह है कि ये जो बड़े बड़े जो शिलाखंड है पर 14 जो एक तरह से क्या है कि 14 बातें हैं या 14 संदेश है वो लिखे गए हैं। प्रत्येक शिलालेख पर 14 बातें लिखी गई या 14 संदेश है वो लिखे गए हैं, इसलिए इसको चतुर्दश शिलालेख कहते हैं या चतुर्दश शिलालेख संग्रह कहते हैं। और ये चतुर्दश जो शिलालेख हैं वो 8 स्थानों से हमें मिलते हैं, जिसमें मानसिरेरा है, गिरनार है, कालसी है, धोली है, जोगढ़ है, इरागुडी है, सोपारा। तो कहने का मतलब 8 स्थानों से हैं वो 14 शिलालेख हमें मिलते हैं, इसलिए इसको चतुर्दश शिलालेख कहते हैं। और ये चतुर्दश जो शिलालेख हैं उनकी जो चतुर्दश शिलालेख है उनकी जो विशेषता ये है कि मतलब जो अधिकांश जो शिलाएं हैं उनमें एक ही प्रकार के 14 शिलालेख खुदे हुए हैं,
और जबकि सोपारा के अंदर है वो जो 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 शिलालेख है उसमें 8वां शिलालेख थोड़ा आंशिक रूप में लिखा गया है। जबकि इसमें जो चतुर्दश शिलालेख है उसमें धूली और जोगड़ दो जो बातें मैंने आपको की, जिसमें 8 स्थानों में से धूली जोगड़ है, उसमें जो 14 जो शिलालेख है, 14 जो बातें हैं उनमें से जो 11, 12 और 13 का जो संदेश है उसको मिटा दिया गया धूली जोगड़ से, और उसके स्थान पर है वो अन्य बातें वो लिख दी गई है जिसको पृथक कलिंग शिलालेख कहते हैं। तो पृथक कलिंग शिलालेख है वो एक 14 बृहद शिलालेखों का ही पार्ट है, लेकिन उसमें जो अन्य जो शिलालेख चतुर्दश शिलालेखों में जो अन्य बातें लिखी गई हैं उसमें 11, 12 और 13 पंक्ति हटा दी गई है, और उसके स्थान पर है वो अन्य बातें लिखी गई, उसको हटा दिया गया है। और इसका कारण ये है कि क्योंकि वहाँ पर जो कलिंग युद्ध का उल्लेख इनमें 11, 12, 13 के अंदर मिलता है। कलिंग युद्ध की बातें हैं वो धूली और जोगड़ के लोगों को है वो उसकी कलिंग युद्ध की जो बात है उसको ताज़ा नहीं करना चाहता था। अशोक काफ़ी समझदार था, इसलिए उन्होंने इस बात को है वो हटा दिया गया और अलग जो शिलालेख है वो खुदा दिए गए। और धूली से प्राप्त शिलालेखों के समय हाथी की 4 इंच की ये मूर्ति भी हमें मिलती है। जबकि इरागुडी है से प्राप्त जो शिलालेख है उसमें वहाँ पर लघु शिलालेख भी हमें मिलता है जो पुष्पबोधन लिपि में मिलता है। और चतुर्दश शिलालेखों की एक विशेषता ये है कि चतुर्दश शिलालेख है वो साम्राज्य की सीमाओं में मिलते हैं, जिससे अशोक के साम्राज्य की सीमा की जानकारी वो हमें मिलती है। तो एक तो चतुर्दश शिलालेख है जो कि 14 पंक्तियाँ हैं उसमें, और एक प्रकार से हम कहें कि 8 स्थानों पे हमें मिलते हैं। और जो धूली जोगड़ है वहाँ पर जो 11, 12, 13 जो पंक्तियाँ वो हटा दी गई है, जिससे कि कलिंग के लोगों की कलिंग युद्ध की याद है वो धूली और जोगड़ के लोगों को वो ताज़ा नहीं हो। इसके अलावा जो लघु शिलालेख की हम बात करते हैं तो लघु जो शिलालेख हैं वो एक प्रकार से क्या है कि इन शिलालेखों के अंदर क्या है कि 1 या 2 लेख वो उत्कीर्ण में मिलते हैं, और आंशिक भेदों को छोड़कर इनकी विषय वस्तु वो एक ही है। लेकिन जो भाब्रू शिलालेख है जो कलकत्ता संग्रहालय में है उसमें अलग बातें लिखी गई। उसमें भाब्रू शिलालेख है उसमें एक तरह से हम कहेंगे अशोक है वो न केवल बुद्ध धर्म और संघ के प्रति वो रुचि प्रदर्शित करता है, अपितु अशोक है वो एक प्रकार से क्या है कि जो 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 जनता को या ये बताना चाहता है कि बौद्ध भिक्षुओं को ये बताना चाहता है कि वो उनको विभिन्न जो बौद्ध ग्रंथ है उनको पढ़ना, उनका अध्ययन करना चाहिए। अर्थात बौद्ध धर्म के प्रति रुचि वो प्रदर्शित होती है जो कि हमें जयपुर के अंदर बराड़ के अंदर मिलता है। तो लघु शिलालेख है उसमें लघु शिलालेख है वो एक तरह से रूपनाथ में मिलते हैं, सासाराम में मिलता है, मास्की के अंदर मिलता है, पालकी गुड्डी, ईरागुड्डी, और एक तरह से हम बात करें ब्रह्मगिरी, जाटव रामेश्वर, मास्की, सारामारू है, राजमुंडलगिरी है, एरागुड्डी आदि विभिन्न स्थानों से हैं वो लघु शिलालेख है वो हमें मिलते हैं। तो लघु शिलालेख में आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसमें जो भाब्रू शिलालेख है जो जयपुर की बराड़ की पहाड़ियों से मिलती है वो उसमें अलग बातें हैं, बाकी सभी लघु शिलालेखों में एक जैसा संदेश है वो लिखा गया है। और इस जो भाब्रू शिलालेख है उसमें अशोक न केवल बौद्ध धर्म की जो त्रिरत्न है उसके प्रति रुचि प्रदर्शित करता है, अपितु बौद्ध भिक्षुओं को अध्ययन के लिए बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख विले स्कोमस, अलय वसानी, अनागत बयानी, मौनी गाथा, लागुलोबाद आदि विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन करने की सलाह वो देता है भाब्रू शिलालेख में। अब लघु शिलालेख और दीर्घ शिलालेख के पश्चात हम यदि स्तंभलेख की हम बात करें तो अशोक के जो स्तंभलेख हैं उनकी संख्या 7 मिलती है, जिसमें वैसे तो जो एक तरह से जो 6 स्थानों से हमें मिलते हैं, लेकिन इनकी संख्या है वो 7 हमें मिलती है। मतलब 7 बातें हैं वो एक प्रकार से लिखी गई है। और उसमें एक तरह से जो स्तंभलेख हैं उसमें जैसे हम बात करें कि इसमें जो एक तरह से दीर्घ स्तंभलेख हैं उसमें दिल्ली टोपरा है, दिल्ली मेरठ है, लोरिया राज है, लोरिया रंधनगढ़ है और रामपुरवा, इन 6 स्थानों से हैं वो 7 जो एक तरह से क्या है कि जो अभिलेख हमें मिलते हैं, मतलब 6 मिलते हैं, इन 6 स्थानों से मिलते हैं। लेकिन इसमें 6 बातें हैं। लेकिन दिल्ली टोपरा का जो स्तंभलेख है उसमें अशोक के जो 7 अभिलेख मिलते हैं, इसलिए इनको एक तरह से इनकी संख्या 7 बताई गई है। वैसे 6 सभी जो स्तंभलेख है उसमें 6 अभिलेख उत्कीर्ण है, मतलब 6 बातें हैं, 6 पंक्तियाँ हैं। तो इस तरह से दीर्घ स्तंभलेख हो गए। दीर्घ स्तंभलेख के पश्चात यदि हम लघु स्तंभलेख की बात करें तो 3 लघु स्तंभलेख है वो अशोक के मिलते हैं, जिसमें सांची, सारनाथ और कौशाम्बी, इन 3 स्थानों से हैं वो हमें लघु स्तंभलेख है वो मिलते हैं। और जो लुम्बिनी और निगलवा सागर है से अशोक के जो भिन्न लघु स्तंभ वो हमें मिलते हैं। और इलाहाबाद से जो रानी का स्तंभलेख भी लघु स्तंभ की श्रेणी के अंदर वो गिना जाता है। तो इस तरह से जो
हम जो लघु स्तंभलेख की बात करें तो इसमें जैसे क्या है कि आपके स्तंभलेख के विषय में आप को ये ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली टोपरा है वो मूलतः टोपरा नामक स्थान पे था, और फिरोज तुगलक है वो दिल्ली इसको लाया गया, और शमसी सिराज अफीफ है वो इसे 72 पहियों की गाड़ी के अंदर वो लाया, वो उल्लेख करता है कि 72 पहियों की गाड़ी में उसको लाया गया। और इस तरह से क्या है कि इसमें इस अभिलेख के अंदर है क्या, दिल्ली टोपरा के अंदर है वो जो 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 बिसलदेव चैमान है उसका जो लेख है वो उस पर मिलता है। और दिल्ली मेरठ है उसमें जो फिरोज शाह तुगलक के समय में इसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, और शमसी सिराज अफीफ है उसको कुशा के शिकार है वो कहता है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख है वो औरंगजेब का लेख भी, लोरिया नंदनगढ़ पर औरंगजेब का लेख भी हमें मिलता है। और प्रयाग कौशाम्बी है वो मूलतः कौशाम्बी में था, क्योंकि इस पर भिक्षु संघ में फूट रोकने पर कौशाम्बी के जो महामात्रों को संबोधित किया गया है, और इसमें अकबर के समय में ये प्रयाग में स्थापित वो किया गया था, प्रयाग कौशाम्बी को। और अशोक की रानी जो कारुआ की है उसका नाम है वो एक तरह से प्रयाग स्तंभलेख के अंदर मिलता है। और भिक्षु संघ में फूट रोकने हेतु भिक्षुओं की जो चेतावनी है वो प्रयाग स्तंभलेख के अंदर, प्रयाग कौशाम्बी लेख के अंदर मिलता है। और इसके साथ ही इस पर जो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है वो भी उत्कीर्ण में प्रयाग स्तंभलेख के अंदर में मिलती है। इसके अलावा जहाँ पर लघु स्तंभलेख की जैसे मैंने बात की कि लघु स्तंभलेख है सांची, सारनाथ और प्रयाग है, और निगलवा सागर है और रानी का लेख है, ये अशोक के है वो लघु स्तंभलेख है वो कहलाते हैं हम। इसके अलावा यदि हम गुहा लेख की हम बात करें, 5वें अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें गुहा लेख हैं, और गुहा लेख हैं वो जो मैंने आपको बताया था कि मौर्यकालीन कला के अंतर्गत हमने चर्चा की थी कि जो बिहार के गया नामक स्थान पर है वो जो बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर अशोक की जो 3 गुहा लेख मिलते हैं। और इसमें जो कि अशोक ने है वो इन गुफाओं को है वो आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दी थी। तो इसमें क्या है कि जो 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 इसमें जो 3 गुहा लेख हैं वो एक प्रकार से है वो जो कहना चाहिए कि ये में मिलते हैं, जिसमें एक तरह से क्या है कि जो गुहा है उसमें सुदामा है और कर्ण चौपड़ और विश्व झोपड़ी, ये 3 गुफाएं हैं वो आजीविक संप्रदाय के लोगों को है वो एक प्रकार से है वो अशोक ने दान दी थी। बाद में जैसे जो नागार्जुन की गुफा है वहाँ पर आप जानते हैं कि अशोक के जो पुत्र दशरथ है उसने है वो आजीविक संप्रदायों को वो 3 गुफाएं वो दी थी। तो यहाँ हम अशोक की जो बात करते हैं तो वहाँ हमें ये गुहा लेख है वो हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार अशोक के जो अभिलेख हैं उसके बारे में हमने संक्षेप में चर्चा की है कि अशोक के अभिलेखों से है, अशोक के स्वयं के द्वारा जो उत्कीर्ण अभिलेख हैं उनके से अशोक के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और ये अभिलेख है वो 5 प्रकार के हैं, जिसमें चतुर्दश शिलालेख है, जो शिलालेख 2 प्रकार के, चतुर्दश शिलालेख और लघु शिलालेख है। और इसी प्रकार स्तंभलेख भी 2 प्रकार के हैं, जिसमें दीर्घ स्तंभलेख है और लघु स्तंभलेख है। और फिर हमने जो भामरू शिलालेख और जो कलिंग पृथक कलिंग शिलालेख की हमने बात की, और जो गुहा लेख है जिसमें जैसे आप जानते हैं कि बराबर की जो पहाड़ियों को काट करके अशोक ने वाजिब संप्रदाय के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसको एक तरह से सुदामा, कर्ण चौपड़ और विश्व झोपड़ी वो कहा जाता है। तो इन अभिलेखों से है वो अशोक के विषय के अंदर है वो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और इसके पश्चात हम अशोक की जो उपलब्धियाँ हैं उसके विषय में अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।